हाय व्यूअर्स, दिस इज़ हमाद हसन और हम स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लासेस का व्यूअर्स पढ़ रहे हैं। और व्यूअर्स, हमने देखा है कि जितने भी क्लासेस अब तक हम कर चुके हैं वो सभी अपनी जगह इम्पोर्टेंट हैं और उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो आप किसी भी जगह कम नहीं देख सकते। तो चूँकि ये सारा सिलसिला हमने शुरू किया था, यानी कि इनिशियली तो मैंने सोचा शायद यूट्यूब पे हमें बड़े व्यूज़ आएंगे और इससे शायद मुझे कोई मॉनेटरी फ़ायदा भी हो सके, लेकिन अब मैं इन चीज़ों को इतना गौर नहीं कर रहा। मैं चाह रहा हूँ कि चले जो चीज़ हमने सीखी है या मेहनत की है वो एटलीस्ट हम अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों और कोलीग्स को जो है शिफ्ट कर सकें। तो व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा डिमांड हमने देखी थी शुरू से ही, जब से मैंने ये क्लासेस स्टार्ट की। लोग एक्ट्स के बारे में बात करते थे कि एक्ट्स आप हमें पढ़ाएं, एक्ट्स क्या होता है। व्यूअर्स, बिल्कुल मैं ये मानता हूँ कि जितने भी हम राइटर्स हैं या जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, वो जब भी स्टोरी स्ट्रक्चर का सुनेंगे तो सबसे ज़्यादा जो बात सुनने में आएगी वो आएगी एक्ट्स की। और एक्ट्स को आप गोया स्टोरी स्ट्रक्चर से अलग करके सोच ही नहीं सकते। यानी कि अगर स्टोरी स्ट्रक्चर है तो आपको एक्ट्स बताने पड़ेंगे, अगर एक्ट्स है तो आपको स्टोरी स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा। आप इन दोनों को अलग करके देख नहीं सकते। तो व्यूअर्स, ये एक पैराडाइम है और इसी को ही एरिस्टोटल के दौर से हम देखते चले आ रहे हैं। और यूजुअली एरिस्टोटल ने हमें 3 एक्ट्स के बारे में बताया था, एक्ट 1, एक्ट 2 और एक्ट 3, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। लेकिन व्यूअर्स, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 या हम अगर एक्ट 6 को पढ़ेंगे तो ये आज के लेक्चर में मुमकिन नहीं है। डेफिनेटली आज हम देखेंगे कि एक्ट्स क्या हैं। यानी कि अगर आप एक राइटर हैं और आपको एक्ट्स के बारे में जब बताया जाता है तो यूजुअली हमें पता ही नहीं होता ये एक्ट्स क्या है। हमारे ज़हन में होता है एक्ट्स जो हैं बेसिकली कोई 3 लाइनें हैं कि एक लाइन यहाँ पे ख़त्म होगी तो एक्ट 1 ख़त्म हो जाएगा, इधर हमने एक लाइन और खींची होगी तो एक्ट 2 ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इन एक्ट्स के जो हम व्यूअर्स बारे में आगे जानेंगे या देखेंगे वो तो अपनी जगह पे है कि एक्ट 3 क्यों इम्पोर्टेंट है, या कुछ लोग एक्ट 5 पे काम करते हैं, कुछ 6, मैंने सुना है 16 और मुख्तलिफ। लेकिन लॉजिकली हमें ये देखना है कि एक्ट मतलब कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक्ट्स की डेफिनेशन क्या है तो डेफिनेटली आप में से शायद ही कोई इसका आंसर दे सके करेक्टली। मतलब थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा कि एक्ट्स का क्या मतलब है। तो आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे एक्ट्स का कि एक्ट्स है क्या। व्यूअर्स, मैंने आपको ये कहा था कि मेरी ये जितनी भी क्लासेस हैं ये हमें रश नहीं करना। यानी कि मैंने अभी तक 60 से अबव क्लासेस हमारी महल में हो चुकी हैं। तो अगर आप ये देखें कि मतलब किसी की डिमांड के ऊपर मैंने क्लासेस नहीं की, यानी कि मैंने वो पढ़ाया जो कि मैं समझता था। जबकि जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ घंटे 1.5 से ऊपर का होता है, लेकिन मुझे उसको एडिट कर करके काम करना पड़ता है क्योंकि उस टाइम इतनी चीज़ें ज़हन में आ रही होती हैं, इतना कुछ कहा जा रहा होता है, कुछ रेलिवेंट होती हैं, कुछ इररेलिवेंट होती हैं, तो वो मुझे फिर बहुत ज़्यादा एडिट करना पड़ता है ताकि एक साइजेबल हो, चूँकि लोग देखते नहीं हैं। लेकिन फिर चूँकि ये एक एजुकेशनल हमारी क्लासेस हैं तो इसमें हमें देखना चाहिए, हमें जो है वो पढ़ना चाहिए। और यूजुअली मैंने यही देखा है कि लोग उसको स्ट्रेट वे डाउनलोड कर लेते हैं अगर वो लंबी क्लास होती है, और उसमें ज़ाहिर बात है कि हमें फिर व्यूज़ नहीं मिलते उसके, या हमें वो टाइम नहीं मिलता। लेकिन इस पर तो मैं किसी को रोक नहीं सकता। एनी हाउ, अगर मैं आपको कोई चीज़ सिखा रहा हूँ तो कम से कम आपका भी हक बनता है कि एटलीस्ट आप उस वीडियो को 2-3 दफ़ा प्रेजेंट टाइम में ज़रूर देखें ताकि चलें हमें भी कुछ उसका फ़ायदा कल को हो सके। एनी हाउ व्यूअर्स, ये तो बात थी जो कि मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हम स्क्रीन प्ले जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और जिन लोगों को इसकी ग्रिप हो जाती है वो डेफिनेटली उसके किंग होते हैं और उनको पता होता है किस चीज़ को कैसे मैनिपुलेट करना है। आप में से बहुत सारे लोगों की अभी वो सिचुएशन नहीं आई। यानी व्यूअर्स, जैसा कि हमने अभी पीछे पूरा मैंने आपको सिनॉप्सिस का एक तरीकाकार बताया था कि जिसमें हमने बड़े मेथड के साथ उस चीज़ को देखा था। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैंने एक आइडिया भी दिया अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि इस पर काम करें, तो किसी ने इस पर काम नहीं किया। तो असल में बात यह है कि जब हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे और हम नहीं अच्छे राइटर बन सकते। वो हर बंदा 100 में से 1 बंदा हो सकता है
जो ये काम कर सकता हो, लेकिन बात वही है कि वो सभी ये समझते हैं कि हाँ वो 100 में से वो एक बंदे हैं, तो उसमें से असल में कोई भी नहीं होता। और तो हम जब प्रैक्टिस की आदत डालेंगे तो हम सीख पाएंगे। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर में आज सिर्फ हम एक्ट्स की इंट्रोडक्शन को देखेंगे। एक्ट्स हैं क्या, और ये एक्ट्स का वर्ड कहाँ से आया, और इसकी डेफिनेशन क्या कोई है कि नहीं है। तो आइए व्यूअर्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, जब मैं एक क्वेश्चन आपसे करूँगा कि एक्ट्स है क्या या एक्ट्स की डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेटली आप में से कई जो होंगे वो जिन्होंने बड़ी किताबें पढ़ी होंगी, स्ट्रीटफील्ड को पढ़ा होगा, मकी को पढ़ा होगा, बहुत सारों को आपने कहा होगा, या लेजोजैगरी को पढ़ा होगा, आपने कहा होगा ये एक्ट्स की डेफिनेशन है। लेकिन उसको हम देखते हैं कि वो कितनी करेक्ट है और वो क्यों, मतलब ये इस डेफिनेशन पे मैं क्यों ज़ोर दे रहा हूँ। इसलिए मैं डेफिनेशन पे ज़ोर दे रहा हूँ कि आपको उस कॉन्सेप्ट का समझ आए। इन क्लासेस का मकसद सिर्फ ये है कि देखें हम वो काम कर रहे हैं जो कि डेफिनेटली दूसरे चैनल्स पे या बुक्स में डेफिनेटली आपको नहीं तकरीबन मिलता। तो हम उस चीज़ को बहुत थॉरली, बहुत डीपली हमने अभी तक सारी चीज़ों को पढ़ा। तो हम जब अगर एक्ट्स को पढ़ने लगे तो हमें पहले एक्ट्स के बारे में तो पता हो, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो कि एक्ट्स क्या होते हैं। तो व्यूअर्स, अगर मैं आपसे पूछूं एक्ट्स क्या, तो हो सकता है आप कोई डेफिनेशन उसकी दे पाएँ, और वो जो डेफिनेशन आप देंगे हो सकता है उसके अंदर बड़ी कोई एम्बिगुअस किस्म की टर्म्स हों, और ऐसी एम्बिगुअस टर्म्स के जिनकी खुद डेफिनेशन वो टर्म्स मांगती हो। तो इसलिए हमें इसको सिंपल देखना है, और फिर उसके बाद जब हम एक्ट्स को बाकायदा पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये फिर उस डेफिनेशन का हमें फ़ायदा क्या हो रहा है। तो व्यूअर्स, एक्ट्स की डेफिनेशन में कई दफ़ा आप देखेंगे कि हमें अगर आप इसको सर्च भी करें तो आपको लिटरली एक्ट्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह की मिल सकती है कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक्ट 1 जो होता है वो सेटअप होता है, यानी कि जिसमें ऑथर जो है वो अपने कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करता है, उसके बारे में उसके कुछ बैकग्राउंड बताता है जिसको हम एक्सपोजिशंस कह सकते हैं। उसके बाद एक्ट 2 में फिर स्टोरी टेलर या जो राइटर होता है वो सच एंड सच थिंक करता है, और उसके फिर अगेंस्ट जो है कैरेक्टर सच एंड सच थिंक करता है। तो ये एक्ट 2 है। लेकिन क्या एक कैरेक्टर सच एंड सच थिंक करता है, वो तो कैरेक्टर करता है, लेकिन क्या इससे एक्ट इट सेल्फ डिफाइन हो गया? नो, एक्ट इट सेल्फ डिफाइन नहीं हो रहा। यानी एक ऐसे ही है व्यूअर्स, अगर आपने देखा हो, ये जो एक कुत्ता होता है डल्मेशियन, यानी कि वो जिसके ऊपर वाइट कुत्ता होता है, उसमें ब्लैक डॉट्स होते हैं, ये वही कुत्ता है जो कि यूजली हम जब फिल्म इंग्लिश के देखते हैं तो बडवाइजर वगैरह के कमर्शियल में ये आता है, ठीक है ना। तो आप सर्च भी कर सकते हैं इसको नेट पे। तो ये वो कुत्ता जिसके ऊपर ये स्पॉट्स होते हैं ब्लैक कलर के। तो हम अब कोई आपसे पूछे कि जो डल्मेशियन डॉग है वो क्या है, तो आप कहेंगे ये वही है जो बडवाइजर के जो है ऐड में आता है। इसी तरह पेरिस हिल्टन के पास एक कुत्ता है चिहुआहुआ, ये छोटा कुत्ता होता है, इस पर भी स्पॉट होता है लेकिन पॉइंटेड इसके वो कान होते हैं। तो अब आप उसको पूछे कुत्ता कि आपके वो जो पेरिस हिल्टन के पास होता है। तो अब क्या इससे कुत्ते की डेफिनेशन जो है वो पता लगी? नहीं, हमें कुत्ते की डेफिनेशन का पता लगा। हमें ये पता लगा कि कुत्ता होता है जो कि पेरिस हिल्टन रखती है। हाँ, हो सकता है पेरिस हिल्टन को पता हो वो क्या है, लेकिन आप चूँकि पेरिस हिल्टन नहीं है तो हमें कोई यूनिवर्सल उसकी एक डेफिनेशन चाहिए होगी, उसके एक मानी चाहिए होंगे जब भी हम कोई चीज़ के बारे में पढ़ रहे होते हैं या उस टर्मिनोलॉजी को सीख रहे होते हैं। इस केस में अगर हमने कुत्तों के बारे में कहना होगा तो हम एक यूनिवर्सल बात कहेंगे ना, ठीक है ना। कुत्ते के बारे में जो है हम यूनिवर्सल एक जो उसके फैक्ट होंगे उसके पर बात करें। रिगार्डलेस इसके कि आप एक्ट्स के स्ट्रक्चर पैराडाइम की बात करें, हमें ये पता होना चाहिए कि हर एक्ट की एक अपनी यूनिवर्सल हैसियत है, या हम यूँ कह सकते हैं हर एक्ट में कोई यूनिवर्सल एलिमेंट है जो कि वो शेयर करता है, जिसकी वजह से वो क्लियरली डिस्टिंग्विश होते हैं एक दूसरे से। क्योंकि हमने कहा कि स्टोरी स्ट्रक्चर के लिए एक्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एक दूसरे के वो हैं। तो हमें एक्ट्स के बारे में बहुत क्लियर होना चाहिए। व्यूअर्स, इससे पहले कि हम अभी थोड़ी सी और आगे बात करें, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कोई स्टोरी डेवलपमेंट का सिलसिला अब नहीं है, हम स्ट्रक्चरल चीज़ों पे चले गए हैं। और ये वही चीज़ें जो मैंने आपको पीछे जब मिडल ऑफ द स्टोरी पढ़ाते हुए कहा था कि यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का एक
एक्ट स्ट्रक्चर लगा सकते हैं। और हम ये कोशिश करेंगे ये जो हम आज से एक्ट्स पढ़ रहे हैं और उसमें कुछ लेक्चर्स अभी चलेंगे, ये कोई 1-2 दिनों में ख़त्म होने वाला काम नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं इसको ज़रा डीपली पढ़ाता हूँ और समझाता हूँ कि हमें कोई एम्बिग्विटी ना रहे। तो इस बारे में जब हम एक्ट्स को पढ़ रहे होंगे व्यूअर्स, तो बात तो हम स्ट्रक्चरल ही कर रहे होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसमें स्टोरी डेवलपमेंट को उठा के रखा जाए ताकि दोनों आपस में बिल्कुल आपको ऐसा लगे जैसे चाहे आप इस तरीके से अपने स्क्रिप्ट को लिखना चाहें यूँ लिख लें, या जो हम स्टोरी डेवलपमेंट के तरीके से पीछे अपनी क्लासेस करते आ रहे हैं उस तरीके से चाहें तो पढ़ लें, जो आपको आसान लगे आप उस तरीके से कर लें। लेकिन कुछ चीज़ें आपको रखाव रखनी पड़ती हैं, वो मैं बीच बीच में आपको इंडिकेट करता रहूँगा। तो व्यूअर्स आए दोबारा एक्ट्स पर। मतलब अगर आप एक्ट्स की डेफिनेशन को जो है किसी से पूछ लें या अगर नेट पर सर्च कर लें, किताबों से पढ़ लें, तो आपको 2-3 डेफिनेशनें बड़ी आम मिलेंगी। तो एक बहुत कॉमन मिलती है एक्ट की डेफिनेशन, यानी वो कहते हैं कि अ मेन डिवीजन ऑफ अ प्ले और अ बैले और ओपरा। एक डेफिनेशन बड़ी कॉमन आपको नेट पे मिलेगी। कुछ डेफिनेशन मिलेगी अ मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ अ प्ले कंप्राइजिंग 1 or more सीन्स। कुछ ये कहेंगे द कलेक्शन ऑफ सीन्स फॉर्मिंग वन ऑफ द सेक्शंस ऑफ द स्क्रिप्ट। और एक बहुत कॉमन है कि मेन डिवीजन इन द प्लॉट। तो ये 4-5 डेफिनेशन जो है ना बेस्ट आप निकाल सकते हैं, मतलब और भी होंगी लेकिन ये 3-4 जो कॉमन आपको मिल जाती हैं। व्यूअर्स इसी तरह एक और स्क्रीन राइटर हैं जैनिन लेनोटे या उस तरह कुछ उसका नाम है। तो उसकी डेफिनेशन का जब मैं पता चला तो वो जो डेफिनेशन है वो काफ़ी बात को समझा पाती है। यानी वो डेफिनेशन क्या है उसकी, अ पोर्शन ऑफ द ड्रामा इन विच अ सेट ऑफ स्पेसिफिक ड्रामेटिक टास्क्स आर बीइंग अकम्प्लिश्ड। यानी एटलीस्ट इस डेफिनेशन में हमें ये तो पता चल रहा है कि डिवीजन तो कम से कम हमें समझ में आ रही है, या ये ऑल एक्ट्स होते हैं, ये क्या इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट। यानी एटलीस्ट यानी कि यहाँ पे पोर्शन ऑफ द ड्रामा इन विच अ सेट ऑफ स्पेसिफिक ड्रामेटिक टास्क्स आर बीइंग अकम्प्लिश्ड इज ए वेरी, मतलब इस पर काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं हमें, ठीक है ना। ड्रामेटिक टास्क जो हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं। तो अब इसका मतलब ये कि एक्ट्स के बारे में हमें वो थोड़ी बहुत समझ आ गई कि इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई ड्रामेटिक टास्क हैं जो कि कंप्लीट हो रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि ऑल एक्ट्स की डेफिनेशन तो कम से कम क्लियर हो रही है हमें। एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 को तो अभी तरह छोड़ें, लेकिन हम एक्ट्स की पूरे की होल की डेफिनेशन देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हमें ये कम से कम क्लियर हो गया कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये एक तो पोर्शन हो गया किसी भी ड्रामा का, और उसके उन एक्ट्स के अंदर कोई स्पेसिफिक टास्क हैं जो कंप्लीट हो रहे हैं। लेकिन इसमें फिर जो टर्म है कि स्पेसिफिक ड्रामेटिक टास्क, ये फिर नहीं क्लियर हमें। यानी कि बात मतलब समझ में आ गई मुझे, उसकी डेफिनेशन की समझ आ रही है, मैं उसको थोड़ा डीप भी सोच सकता हूँ। लेकिन अपना जब कोई पहले दफ़ा पढ़ा होगा वो कहेगा यार ठीक है बात, लेकिन व्हाट आर दी स्पेसिफिक ड्रामेटिक टास्क, ये नहीं एक्सप्लेन हुआ। ये भी एक वैग सी डेफिनेशन ही होगी ना फिर, या ये वर्ड्स हो गए। अगर एक्ट जो है वो कोई स्पेसिफिक ड्रामेटिक टास्क हैं, ठीक है, वेरी गुड, ठीक डेफिनेशन, काफ़ी करीब थी। लेकिन ये ड्रामेटिक टास्क क्या है, ये स्पेसिफिक से क्या मुराद है हमारी, वो क्या है स्पेसिफिक, क्या है स्पेसिफिक, ठीक है ना। मतलब वो स्पेसिफिक के बारे में तो हमें नहीं पता। तो फिर इस तरह करते हैं कि हम वन ऑफ द मास्टर्स ऑफ स्क्रीन राइटर उसके तरफ चलते हैं, सिड फील्ड की तरफ। अब उसने जो एक्ट की डेफिनेशन दी, अगर आप उसकी बुक पढ़ लें तो उसमें जो उसने डेफिनेशन दी है वो तकरीबन यही है जो जैनिन ने की है, लेकिन उसने इसको ज़रा सिंपल वर्ड्स में कर दिया है। यानी कि उसने कहा कि एक्ट इज़ अ यूनिट ऑफ ड्रामेटिक एक्शन, तकरीबन वही बात जो जैनिन ने की है। और इसको उसने इस तरह एक्सप्लेन किया कि एक्ट 1 द बिगनिंग होता है। बिगनिंग क्या, बिगनिंग एक्ट 1 इज द बिगनिंग, यानी कि अ यूनिट ऑफ ड्रामेटिक एक्शन विच इज अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 minutes लॉन्ग एंड इट इज हेल्ड टुगेदर विद द ड्रामेटिक कॉन्टेक्स्ट। मैं सेट फील्ड की बात कर रहा हूँ, विच इज ऑल्सो नोन एज अ सेटअप। तो पहला एक्ट वो कह रहा है ये सेटअप होता है। मैं ये कह सकता हूँ कि सेट फील्ड की डेफिनेशन भी काफ़ी समझ में आ रही है, जिस तरह कि जैनिन की समझ में आ रही है, और काफ़ी करीब तीन डेफिनेशन पे वो ले आया हमें। एज अ होल एक्ट के बारे में भी वो क्या कहता है, यानी कि ड्रामेटिक एक्शन एज अ होल इज अ स्टोरी ना, यानी कि एक ड्रामेटिक एक्शन हो रहा है, एक एक्शन है जिसके अंदर ड्रामा है, ड्रामेटिक एक्शन हो गया, और वो एक हमारी स्टोरी है, हमारी मेन स्टोरी लाइन है। इसकी वजह से तो फिर हम ये कह सकते हैं कि फिर
जो एक्ट 1 होगा, अगर हम एक्ट की होल डेफिनेशन ले रहे हैं तो एक्ट 1 फिर एक सब यूनिट हो जाएगा, यानी कि पूरे यूनिट का एक छोटा हिस्सा हो जाएगा, एक छोटा पार्ट हो जाएगा ऑफ द एंटायर स्टोरी, यानी कि इट विल बी दी सब यूनिट ऑफ द होल स्टोरी। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि टोटल यूनिट जो है वो मेन स्टोरी लाइन है, जो एक्ट है वो मेन स्टोरी लाइन है, तो फिर अगर उसमें एक्ट 1 को हम करेंगे तो एक्ट 1 फिर एक सब यूनिट हो जाएगा, एक यूनिट का छोटा हिस्सा हो जाएगा। ओके, ये सिटफील्ड की डेफिनेशन से मैं आगे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ बात को, जिसको सिटफील्ड द बिगनिंग कहता है या द सेटअप कहता है। ओके, तो ये वो एक्ट 1 बोल रहा है सिटफील्ड, द बिगनिंग इन द सेटअप। ओके, अगर एक्ट इसके मुताबिक एक ड्रामेटिक यूनिट है, तो सिटफील्ड के मुताबिक अगर एक्ट इज अ यूनिट ऑफ अ ड्रामेटिक एक्शन, देन व्हाट इज अ ड्रामेटिक एक्शन? यानी कि अब मसला ये है, हमें सारी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं और अक्सर मैं इसमें परेशान भी हो जाता कि यार अच्छा ठीक है डेफिनेशन ने बता दी, अब ड्रामेटिक एक्शन क्या है? यूनिट समझ में आ गया, उसको थोड़ा सा गौर किया, समझ में आ गया कि अच्छा ये सब यूनिट होगा एक्ट 1 जो होगा, और ये पूरी स्टोरी लाइन का एक सब यूनिट होगा, और इसको फिर अगर हम इसके मुताबिक कहें तो फिर ये एक ड्रामेटिक एक्शन का यूनिट हो गया। और जब ये ड्रामेटिक, देन मुझे ये कोई बताए फिर ड्रामेटिक एक्शन क्या है, या जैसा जैनन ने कहा टास्क, या जो भी आप उसका वर्ड ड्रामेटिक एक्शन या ड्रामेटिक टास्क जो भी आप रख लें वो क्या है। तो फिर यही है कि फिर हम दोबारा डिक्शनरी पे चलते हैं और अब हम ये देखते हैं कि व्हाट आर ड्रामेटिक एक्शंस। बेसिकली हमें मसला एक्शन का पता होना चाहिए। ड्रामेटिक एक्शन का मतलब वो एक्शन के अंदर ही कोई चीज़ हो रही है। अगर हमें एक्शन का समझ में आ जाए तो हम ड्रामेटिक एक्शन को भी समझ सकते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो हम देखेंगे कि एक्शन एक नाउन है। इसके अंदर देखें, इसमें आएगी डेफिनेशन द एक्ट और प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग टिपिकली टू अचीव एन एम। तो ये एक्शन की डेफिनेशन आपको डिक्शनरी में मिल जाएगी। और एक बड़ी सिंपल है, थिंग डन हो गई, एन एक्ट है, ये एक एक्ट है। एक्ट मैंने ये काम कर दिया, ये एक्ट हो गया मेरा, एक्शन हो गया मेरा। ये दो डेफिनेशन बड़ी प्रिसाइज इस पे बैठती हैं, तो ये आप देखें। तो इसका मतलब है कि फिर इस डेफिनेशन से मतलब ये समझ में है कि ये एक प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग है टू अचीव एन एम। तो इस डेफिनेशन को अगर अब हम अपने लिटरली अपने जो अब स्क्रीन राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू पर इसको लेकर आए तो फिर हम कहेंगे द प्रोसेस ऑफ एक्ट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एन एक्शन टू अचीव अ गोल। एम, गोल, हम अपने उन वर्ड्स में अब गोल पे ले आए हैं। ओके, अब ये वो सारी बातें जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ ये इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो रही हैं। लेकिन एक चीज़ रहेगी जो पीछे हम ड्रामेटिक की बात कर रहे थे, तो अब इस ड्रामा को इस डेफिनेशन के अंदर डालें आप, क्योंकि ड्रामेटिक करने के लिए हमें किसी करैक्टर की जरूरत होगी, ड्रामा तब उसके अंदर आएगा। तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। सो एन एक्ट इज द प्रोसेस ऑफ अ character within a dramatic work doing something to achieve a goal। अब बेसिकली हमने बड़ी खूबसूरती से इन सारी डेफिनेशन को मिक्स करके उसमें ड्रामे को अंदर डाल के कैरेक्टर की बात करके हमने अपनी एक डेफिनेशन बना ली है। लेकिन चूंकि वर्ड ड्रामा जो है खुद ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब ये होता है एक्ट, ज़्यादा इसको और सिंपल कर लेते हैं और इसको हम अब यूं कह सकते हैं, एन एक्ट is a process of a character taking an action to achieve a goal। तो ये अब एक एक्ट की डेफिनेशन समझ आ रही है। अब इसमें कोई ऐसी वर्ड नहीं है जो आपकी समझ में ना हो, ठीक है ना। ड्रामेटिक टास्क आपको समझ नहीं आ रहा, स्पेसिफिक ड्रामेटिक टास्क आपको समझ नहीं आ रहे, मतलब क्या स्पेसिफिक ड्रामेटिक। तो इसमें हमने कहा कि एक्ट जो है वो बेसिकली कैरेक्टर जो काम कर रहा होता है अपने गोल को अचीव करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर टाइम में स्क्रीन प्ले में, वो उसका एक एक्ट होता है। तो अगर इस डेफिनेशन को देखा तो गौर कर, तो इसमें क्या आ रहा है, करेक्टर आ रहा है, और फिर एक्शन ही इज अंडरटेकिंग, वो एक्शन जो कर रहा है या ले रहा है, कर रहा है वो काम, एंड अ गोल ही इज ट्राइंग टू अकम्प्लिश बाय अंडरटेकिंग दैट एक्शन। तो अब इसमें सारे जो वर्ड्स हैं बड़े कंक्रीट हैं, इसमें कोई वर्ड ऐसा नहीं जो एम्बिगुअस है, इसमें कोई वर्ड ऐसा नहीं जिसको आप समझ ना पा रहे हो। इसको अब और तोड़ें, यानी कहने का मतलब है कि अब एक्ट को अगर हम तोड़ें, अगर एक्ट्स को तोड़ें तो अब विद इन एन एक्ट, वो 1 2 3 4 जो मर्जी हो, विद इन एन एक्ट कैरेक्टर हैज अ गोल एंड ही टेक्स एक्शन टू अचीव इट। तो अब सिंपल हमने एक्ट को क्या दिया, ये क्या है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम ऑफ अ स्क्रीन प्ले में जो आप एक्ट कहेंगे वो 1 2 3 रिगार्डलेस ऑफ द नंबर्स, हर उस एक्ट में एक कैरेक्टर का गोल होगा जिसको वो एक्शन से कर रहा होगा, जिसके लिए वो एक्शन ले रहा होगा।
ये एक्ट होता है। तो उसका एक गोल है, उसके लिए वो एक्शन ले रहा है उसको अचीव करने के लिए। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो एक्ट के बारे में आपको पता चल गई। अच्छा, अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो ये डेफिनेशन, अगर ये आपने डेफिनेशन ड्राइव किया तो इसका क्या फिर मतलब हुआ? क्या फिर ये पूरी स्टोरी कोई एक लॉन्ग एक्ट नहीं है? फिलहाल हमने इसको एक्ट्स में क्यों तोड़ रहे हैं? अगर इसकी डेफिनेशन को हम यूं ही निकालें तो फिर पूरी स्टोरी में एक गोल होता है कैरेक्टर का, उसके लिए वो एक एक्शन लेता है। तो फिर ये तो फिर इसमें एक्ट 1, 2, 3 की क्या बात आई? ये तो फिर पूरा एक एक्ट है। ये बात किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन जब हम अपनी फिल्मों को देखेंगे या अपनी स्टोरीज को पढ़ेंगे या नॉवेल्स को देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि थ्रू आउट द स्टोरी हमारे कैरेक्टर के गोल्स अल्टर होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। और व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि हमने जब सिनॉप्सिस भी किया था या हमने अपने जब प्रॉमिस लाइन को पढ़ाया था तो मैंने आपको लिंक गोल्स का जिक्र किया था, ठीक है ना? ये वो ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने आपको कहा था मैं एक्ट्स में इसको आपको और तरीके से, अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ये लिंक्स गोल के बारे में अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले अपने लेक्चर में आपको ये बात की थी। तो गोया हर लम्हे एक कैरेक्टर का, दूसरे लफ्ज़ों में एक जो होता है वो गोल होता है जो उसने अचीव करना। तो गोया थ्रू आउट द स्टोरी उसके गोल जो हैं वो अल्टर होते रहते हैं, इसीलिए उसको हम मुख्तलिफ एक्ट्स में तोड़ लेते हैं कि इस टाइम इसका ये गोल है, इस टाइम इसका ये गोल है, ये इसने अचीव करना है। लेकिन वो क्या है, वो सारे क्या हैं? ये जो उसकी नए गोल को अचीवमेंट है या उसने जो हासिल करना है, वो एक्शन ले रहा है, नई चीज़ें सीख रहा है, नए गोल अचीव कर रहा है, इसके लिए जो टर्म यूज होगी उसे हम कहेंगे द इवॉल्विंग गोल। तो इट मीन्स कि एक तो सबसे पहले हमारे कैरेक्टर का प्राइमरी गोल होगा जिसको हम स्टोरी का गोल भी कहते हैं या द अल्टीमेट गोल भी कह सकते हैं। वर्ड्स आप अपनी मर्जी से यूज कर रहे हैं, लेकिन मकसद वही है कि एक स्टोरी में एक कैरेक्टर ने एक चीज हासिल करनी है, उसको हम कहेंगे कि इवॉल्विंग गोल है। अब जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार में जो हमारा प्रोटैगनिस्ट जेक सली, उसने वो जो उस दूसरी दुनिया के जो लोग थे जिसको जेम्स कैमरून नेवी कहा था, वो नेवी जो थे उनको ह्यूमन जो डिस्ट्रक्शन से उससे सेव करना था, ये उसका मेन गोल था। लेकिन अगर आपको याद होगा जब फिल्म स्टार्ट हुई थी तो जेक सली का गोल क्या था? उसका गोल था, उसको कुछ पैसे चाहिए थे कि उसके भाई की जो मजदूर था टांगे, उसको फिक्स करने के लिए उसको पैसे चाहिए थे। तो इसको हम इवॉल्विंग गोल्स कहते हैं कि गोल्स इवॉल्व होते जा रहे हैं। इस तरह अगर डाई हार्ड हमारी बड़ी मशहूर फिल्म थी, और जब इस फिल्म को मैंने उस दौर में देखा था जब हमें अभी इन चीज़ों का ज़्यादा पता नहीं था, तो मुझे ये थोड़ा सा मतलब जब मैं स्टोरी को समझने की कोशिश करता, स्टोरी एज इट तो मैं समझ में आ रही थी कि टेररिस्ट बिल्डिंग में घुस गए हैं और उसने अब हीरो ने मारा, उनको ख़त्म करना है, लेकिन उसको हम इसी नज़र से देख रहे हैं। लेकिन बाद में अब हमें समझ में आई कि वो यूँ नहीं था। वो बेसिकली अपनी बीवी को मनाने दूसरे शहर से आया था कि अपनी बीवी को मनाऊँ, वो उसकी कोई मसला चाह रहा था, और उस दौरान ही फिर वो टेररिस्ट जो हैं वो आ रहे थे। तो गोया एक नई इन्फॉर्मेशन उसको मिली, यानी कि पहले तो वो अपनी बीवी को मनाने के लिए आया था, उसके साथ अपने मामलात को सेटल करने के लिए पहुंचा था, तो वो उस बिल्डिंग में आया था और उस बिल्डिंग में भी उसको मना रहा था। तो फिर टेररिस्ट ने उस पर अटैक कर दिया और फिर गोया एक नई इन्फॉर्मेशन उसके पास आई कि यार टेररिस्ट आ गए। तो अब बेसिकली उसका मेन गोल अपनी बीवी को मनाना है, टेररिस्ट को मारना नहीं है। हम इसको उल्ट समझ रहे थे, हम उसको समझते कि टेररिस्ट को मारना उसका मेन गोल। नो, मेन गोल उसका जो है वो क्या है? जैसे मैंने आपको फिल्म के भी पीछे एग्जांपल दी थी सिनॉप्सिस करते हुए, तो उसमें बेसिकली हमने कहा था कि मेन गोल उसका अपनी फैमिली को सेव करना है। इस केस में उसको अपनी बीवी को मनाना था, तो हमने देखा कि वो टेररिस्ट आ गए। तो गोया एक इवॉल्विंग गोल की ये सारी एग्जांपल्स हैं। तो इससे अब हम यूँ कहते हैं कि हम ये देखते हैं कि क्या बना, कैरेक्टर ने एक गोल से अपनी हम फिल्म स्टार्ट की या अपनी कहानी स्टार्ट की, या कैरेक्टर बिगिंस विद अ गोल कि गेट माय वाइफ बैक। पहली बात, उसने एक्शन लिया, उसके लिए उसने क्या एक्शन लिया? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैं बात नहीं बता रहा हूँ, इस फिल्म की एग्जांपल के साथ, डाई हार्ड की एग्जांपल के साथ कर रहा हूँ। अब उसने गोल अचीव करने के लिए एक्शन क्या लिया? उसके लिए उसने एक्शन लिया कि वो एक दूसरे शहर से इस शहर में आया। मेरा ख्याल में न्यूयॉर्क से वो लॉस एंजल्स आया था शायद, या लॉस एंजल्स से मतलब इन दो शहरों में वो आया गया था। तो गोया उसने क्या एक्शन लिया? उसमें
पहले वो फेल हुआ। क्यों? कि उनके दरमियान एक आर्गूमेंट चला। अगर आप फिल्म देखें, वो अगर किसी ने देखी, बड़ी ज़बरदस्त फिल्म है उस दौर की, शायद आज आपको इतनी अच्छी ना लगे, लेकिन उस दौर में बहुत हिट फिल्म गई थी। तो आप देखें, उनका एक आर्गूमेंट हुआ वहाँ पे, अभी टेररिस्ट की बात नहीं हो रही, वहाँ पर एक आर्गूमेंट हुआ, उसमें वो फेल हो गया। यानी कि वो ये कहती है तुम चले जाओ अपनी ना, ये तुम जो जॉब कर रहे हो ना दूसरे शहर में, वो तुम करो, तुम हमारी क्या परवाह। तो वो फेल हुआ। ये भी आर्गूमेंट चल रहा है उनका, अभी वो मानी नहीं है, लिहाजा वो फेल है। उस आर्गूमेंट के नतीजे में उसको चिट्टा जवाब मिला कि भाई तुम जाओ। फिर उसको एक नई इन्फॉर्मेशन मिली। अब क्या इन्फॉर्मेशन? कि टेररिस्ट बिल्डिंग में आ गए, लिहाजा अब उसको एक नया गोल हासिल करना है। यानी कि या उसको एक नया गोल मिल गया, या अल्टर्ड गोल मिल गया कि अथॉरिटीज को अलर्ट करता। थ्रू आउट दी अगर आप स्टोरी देखें तो भी उसके गोल अल्टर होते रहे, यानी कि न्यू कोर्स ऑफ एक्शन वो करता रहा, उसमें फेल होता रहा। जिस मिसाल के तौर पे पहले तो जब उसने उसको वो मिल जाता वायरलेस, और वो कहते हैं बात करता है, कोऑप्स के जो सरगना होते हैं या जो उसके बॉसेस होते हैं, तो वो जो बॉसेस वगैरह होते हैं वो समझ होते हैं ये प्रैंक कॉलर है। तो उसको रजिस्टर्स मिली, वो फायर अलार्म चलाना चाहता था, लेकिन टेररिस्ट उसको फायर अलार्म चलाने नहीं दिया। फिर उसको नई इन्फॉर्मेशन ये मिली कि बेसिकली ये क्या कर रहे हैं कि ये लोगों को मार के उधर वहाँ पर कोई बॉन्ड्स थे, बियर और बॉन्ड्स पड़े थे, उनको हासिल करना चाहते हैं उस बिल्डिंग के अंदर। तो इसका मतलब है कि हर बात में एक नई इन्फॉर्मेशन आ रही है, एक नया गोल उसको मिल रहा है, उसको वो अचीव कर रहा है, या नहीं वो फेल हो जाता है, फेल होता है तो एक नया गोल उसको। तो इस तरीके से हमने देखा कि गोल जो है इवॉल्व होते हैं। आज की क्लास के लिए एक चीज़ पर मैं बात को ख़त्म करूंगा और फिर हम अगली क्लास में उस चीज़ को देखेंगे। आज जो मैं बड़ा एक इम्पॉर्टेंट आपको जो टर्मिनोलॉजी बता के जाने लगा, उस पर आपने गौर करना है। हर जो एक्ट होगा उसमें कैरेक्टर को गोया एक नई इन्फॉर्मेशन या एक नई गोल मिलेगा। जब वो नई इन्फॉर्मेशन या वो नया गोल या नई रेवोल्यूशन उसको मिलेगी, तो उस पॉइंट को हम टर्निंग पॉइंट कहेंगे। याद रखें, ये जो टर्निंग पॉइंट्स हैं ये डिसाइसिव मोमेंट्स होते हैं स्टोरी के। एट दिस स्टेज या एट दिस टर्निंग पॉइंट, हर एक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, कैरेक्टर को फैसला करना है। ये मैं आपको पिछले जब सिनॉप्सिस पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको कहा था कि ये फैसले वाली बात बताऊंगा, ये मैं करूं या मैं ना करूं। ये वो टर्निंग पॉइंट होता है। क्या वो डिसीजन ले या अपना गोल अल्टर करे। कैरेक्टर मेक्स अ डिसीजन टू अल्टर हिज गोल, वो अपने नए जो उसको गोल मिला उस पर वो एक्शन ले। तो ये टर्निंग पॉइंट्स पर व्यूअर्स हम आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। आज का मैंने आपको पहले कहा था कि इंट्रोडक्शन है, आपको पता लगे एक्ट्स क्या हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद बात आई होगी और आपको ये अच्छा लगा होगा कि एक्ट्स के बारे में आज आपको पहले दफ़ा शायद अच्छे तरीके से समझ आया हो। अभी ये डिटेल्ड एक्ट्स पर हम चलेंगे और काफ़ी लेक्चर्स ले जाएगा ये, मेरा जहाँ तक ख्याल है। मतलब आई थिंक 7-8 से ज़्यादा ही जाएंगे, और उसमें हम देखेंगे कि आगे प्रैक्टिकली इन चीज़ों को हम कैसे फिर देखेंगे, फिल्म की एग्जाम्पल के साथ मैं लेकर चलूँगा। तो व्यूअर्स मिलते हैं बहुत जल्द एक नए लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।